सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ। 8 कंपनियां बिक गई और 26 पीएसयू कतार में है। उसके बाद निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का जिक्र हुआ। देश के 18 मंत्रालयों में से अलग अलग हिस्से को किसे किस रूप में बेचना है और टारगेट 6 लाख करोड़ का। इन दोनों के समानांतर कॉरपोरेट को बचाने के लिए एनसीएलटी और आईबीसी बनाया गया। उसके बाद इन्हीं कॉरपोरेट से पार्टी को फंड मिलता चला जाए तो पार्टी फंड में इतना इजाफा हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ही बरस में 2000 करोड़ से ज्यादा, और इन सब के बीच जो अज्ञात सोर्स से पार्टी को फंड मिला वह भी हजारों करोड़ में। इसके बाद नौकरशाही का आदान प्रदान शुरू हुआ। जो सरकार में रहकर कॉरपोरेट को मदद करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कॉरपोरेट की नौकरी पकड़ लें, और जो कॉरपोरेट के भीतर जो अधिकारी और ऑफिसर हैं जो सरकार के साथ उस कॉरपोरेट का हित साधते हुए सरकार और पॉलिटिकल पार्टी का भी हित साध दें, उन्हें सरकार में ले आया जाए। यानी देश में भारत सरकार की स्थिति क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तर्ज पर हो चली है? हमें लगता है आज इसे जरूर समझ लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हो सकता है आपके भीतर वाकई एहसास जागे कि देश की सत्ता किसी कॉरपोरेट कंपनी के तर्ज पर तो नहीं चल रही है। क्योंकि नौकरशाही में भी अगर कॉरपोरेट के अधिकारी उन पदों पर आने लगे जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, तो फिर क्या होगा? और इतना ही नहीं, इस देश में पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा में जब सदस्यों की फहरिस्त देखिएगा तो 219 राज्यसभा सदस्यों में से आपको 82 सांसद इस रूप में दिखाई देंगे जो इस देश के किसी न किसी कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं। हालांकि लोकसभा के भीतर भी 40 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कॉरपोरेट के पेरोल पर रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं, अब वो सांसद हैं, और राज्यसभा में इनकी तादाद 82 हो चली है। तो इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है? यह एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर जन्म ले चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शब्द क्यों निकल कर आता है। इस देश के राज्यसभा के भीतर में 42 ऐसे सांसद हैं जिनके ताल्लुकात अपने तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कॉरपोरेट के साथ रहे हैं, और वो इस वक्त राज्यसभा के सदस्य हैं। लगभग 42 सांसद भी ऐसे निकल कर आए जिनके ताल्लुकात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी कॉरपोरेट के साथ रहे हैं। लेकिन जब उस सफर से आगे बढ़ते बढ़ते मोदी काल में आप आते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद कंपनी और बिजनेसमैन से निकले हुए लोगों की फहरिस्त है जो 82 सांसद हैं। वह भी ऐसी कमेटियों में शामिल हैं जिस कमेटी का काम उनसे जुड़ी हुई कंपनियों को भी देखना है। और लेकिन इस दौर में उल्टी चीज हो गई, कंपनी को देखने वाला व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा हो गया। इस फहरिस्त में लगभग 42 अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऐसे लोग आपके जहन में आएंगे जो कि प्रोफेशनल्स के नाम पर सरकार ने भर्ती की, जो इससे पहले यूपीएससी के जरिए भर्ती होती थी। सरकार ने कहा जी नहीं, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास 15 से 20 साल का अनुभव है, हम अपने साथ ले लेंगे। तो इस देश में कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जिस क्षेत्र के अनुभव को लेकर और वहां की जानकारी को लेकर इस देश में किसी भी क्षेत्र में अगर आप टटोलना शुरू करेंगे तो कम से कम 10,000 लोग तो हर क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होंगे। लेकिन चुनना तो एक ही है, तो वह कौन चुना जाएगा? जो सरकार के अनुकूल होगा, सरकार के विचार, उसकी थ्योरी, उसकी फिलॉसफी, उसकी प्राइवेट लिमिटेड सोच के अनुकूल होगा। ऐसे लोगों को भी यूपीएससी को दरकिनार करते हुए, इस देश की चयन प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, उनके अनुभव और सरकार की करीबी के तहत उनको सरकार के हिस्से में शामिल कर लिया गया, जो कि एक लिहाज से नीति तय करने वाले लोगों में शरीक हो गए। लेकिन फिर वही सवाल, अभी तक तो वहां से यहां लाकर चीजें डेवलप की जाती थी, और कॉरपोरेट कहीं अधिकारी अगर यहां चलाने लगेंगे तो फिर कॉरपोरेट के तौर पर ही सरकार चल रही है क्या? यह दूसरा सवाल राज्यसभा की पूरी फहरिस्त देखकर आप बार बार समझ सकते हैं। इस देश के भीतर में तीसरी स्थिति इस देश के भीतर में यह है, जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी के तहत जिनके पास पैसा होगा और जो सरकार के करीब होंगे उन्हीं के लिए यह पॉलिसी बनती है कि और रास्ते खोले जाते हैं। और रास्ते चाहे इस देश के डेवलपमेंट के नाम पर खोले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खोले जाएं, देश के प्राइवेटाइजेशन को शायद इस देश के ग्रोथ के साथ जोड़ा जाए, लेकिन तमाम स्ट्रेटेजिक क्षेत्र और तमाम सेंसिटिव क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी दरअसल उन्हीं की हिस्सेदारी बढ़ जाती है जो सरकार के करीब होते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है? हम एक क्षेत्र का जिक्र खास तौर से करते हैं, यह है डिफेंस का क्षेत्र। डिफेंस के क्षेत्र को जैसे ही एफडीआई के लिए खोला गया, अब आपको जानकर हैरत होगी कि करीब दर्जन भर कंपनियां इस देश के भीतर में डिफेंस में बिजनेस करने के लिए सामने आ गई। उसमें कई कंपनियां हैं। उसमें 2017 में मान लीजिए डीएनए एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ज़ाइवेन 2017 में बनी, स्पेस डेवलपमेंट नेक्सस 2016 में बनी, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम 2015 में बनी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 2015 बनी, डीएन एरोस्पेस 2015 में बनी, हाइपर स्पेस एविएशन एंड एम्यूनिशन लैबोरेटरी ये 2019 में बनी। इसी क्षेत्र में 2 कंपनियां और निकल कर आई। एक संयोग से रिलायंस के साथ जुड़ी हुई है, मुकेश अंबानी की कंपनी, और दूसरी अडानी की कंपनी। एक है एस्टेरिया एरोस्पेस, जिसमें स्टेक जो है शुरुआत में
मेरे ख्याल से 2019 में इस कंपनी में 51% स्टेक लिया गया। उसके बाद इसमें 125 करोड़ रुपए और लगाए गए, लगभग 23 करोड़ में इसमें स्टेक लिया गया। 51%, 125 करोड़ रुपए और लगा के लगभग 87% स्टेक जो है वह चला गया मनीष के पास। सवाल यह है कि उनको चाहिए था, इस क्षेत्र में चीजें खुल रही है तो कोई भी कहेगा कि भाई ये तो स्वस्थ चीजें हैं, जो क्षेत्र खुल रहा है उस क्षेत्र को हमने खरीद लिया और अब वहां से हम सरकार के लिए काम करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे। दूसरी अडानी की कंपनी है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सवाल यह है कि तमाम चीजों के जो टेंडर्स मिलते हैं या जो काम मिलता है वो इन्हीं कंपनियों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो टेक्नोलॉजी ड्रोन की आ रही है उसमें लगभग बाजार भारत के भीतर में 3 लाख करोड़ का है। यानी इस देश के भीतर में ड्रोन हो या यूएवी हो, यानी अनआर्म्ड जो व्हीकल्स होते हैं उसको भी निर्माण करने के लिए ये 2 कंपनियां अब ये बनाने की शुरुआत कर चुकी है। देश के अलग अलग जगहों पर इनकी कंपनियां खुली हुई हैं, अलग अलग जगहों पर ये काम कर रहे हैं। जो अननेम्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम होता है, जो स्मॉल आर्म एंड एम्यूशन होता है, एयरक्राफ्ट बनाने की स्थिति में ये सारी चीजें ये 2 कंपनियां बना रही है। यानी अंबानी और अडानी को आप सिर्फ जियो, रिटेल सेक्टर, गोदाम, पोर्ट, रेलवे इन सब से मत देखिए, अब ये डिफेंस के क्षेत्र में भी आ चुके हैं और यहां पर भी इनको खूब काम मिल रहा है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में, और जो किसान नहीं समझ पा रहा है वो किसान अभी समझ ले कि इस देश के भीतर में ड्रोन के जरिए ही क्रॉप हेल्थ देखा जाएगा। ऊपर से जो डैमेज असेसमेंट होता है वह भी ड्रोन करेगा, जो एस्टीमेट लगाया जाता है यहां पर इतनी फसल हुई है इसका एस्टीमेट क्या होगा वह भी यही करेगा। जमीन में कैसी तैयारी है, वहां की जमीन कितनी बड़ी है, वहां पर कितनी सिंचाई की अवस्था और होनी चाहिए, वहां पर फसल पेड़ की गिनती होगी, और इन सबको अगर मोनेटाइज कर दिया जाए तो उसके लिए ड्रोन ही असेसमेंट करेगा। इसलिए ड्रोन की जरूरत अलग अलग क्षेत्रों में जो है उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन है, सर्वेलेंस है, सिक्योरिटी है, माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन का काम है, एनर्जी का काम है। इन तमाम जगहों पे ड्रोन की रुचि होने वाली है और ड्रोन के जरिए काम होगा। लेकिन कंपनी कौन है? कंपनी वही अंबानी अडानी के पास सबसे ज्यादा काम है, जो हमने पूरी फहरिस्त में नाम लिया ये कंपनियां हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस देश के भीतर में ग्रोथ होता किसका है। इस देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ कॉर्पोरेट का होता है। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों के पास ही होता है। आपको यह जानकर हैरत होगी, जिस कोविड काल में भारत की जो हम आपको ग्रोथ तिमाही की बता रहे थे और ओवरऑल ईयर में लीजिएगा तो यह माइनस में रही है, लेकिन इस देश के 100 अरबपति की जो संपत्ति है उसमें इजाफा 12,95,822 करोड़ का हो गया। यानी आप कल्पना कर रहे हैं 12,95,822 करोड़। यह इस देश के सबसे गरीब लोगों में अगर बांट दिया जाए, जिनकी आय प्रतिदिन की 20 रुपए से भी कम है, यानी अति गरीब, ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 13 करोड़ है। इनके हिस्से में लगभग 94,000 रुपए हर के हिस्से में आएंगे। यह इस देश की असमानता है। दूसरा हिस्सा, इसी दौर में जब पूरी दुनिया में कोविड का असर था, ग्रोथ किसका सबसे ज्यादा हुआ आप सोच नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इस देश में अडानी ग्रुप का ग्रोथ हुआ 829%। आप कहेंगे 829% ग्रोथ इस एक साल के भीतर में? जी, अप्रैल 2020 के बाद से ग्रोथ इनका 829% है। दुनिया के मानचित्र पर यह 16वें रईस है और कुल मिलाकर $65 बिलियन इनकी नेटवर्थ हो गई है। आप कहेंगे मुकेश अंबानी का भी जिक्र कीजिए। मुकेश अंबानी का नंबर 12th है, $86 बिलियन इनका नेटवर्थ है, लेकिन इनका ग्रोथ 115% हुआ है और उनका ग्रोथ 829%। दूसरे नंबर पर जो ग्रोथ हुआ है वो टेस्ला कंपनी के मालिक का हुआ है, एलोन मस्क का। उनके पास $194 बिलियन की जो पूरी नेटवर्थ है, उनका 547% ग्रोथ हुआ है। अजीम प्रेमजी जो है उनका ग्रोथ 153% पे, थर्ड रैंक में वो आते हैं जिनका ग्रोथ हुआ है, लेकिन इनकी नेटवर्थ $38 बिलियन है। ये दुनिया के मानचित्र पर 34वें रईस है। लेकिन इसके अलावा आपके जहन में आएगा दुनिया का जो सबसे रईस शख्स है जेफ बेजोस, जो अमेजन के हैं, इनका ग्रोथ भी 66% ही हुआ है। हालांकि इन 194 बिलियन के साथ ये एक लिहाज से आप कहें सबसे टॉप मोस्ट में है, लेकिन इन जनरल आप अगर समझने की कोशिश कीजिए तो इस दुनिया के भीतर में सबसे ज्यादा ग्रोथ अडानी ग्रुप का होता है इसी काल में, जिस काल में भारत की इकोनॉमी नेगेटिव में चली जाती है। और उस इकोनॉमी के ग्रोथ को पहली तिमाही में 20% जब दिखलाया गया तो उस 20% के भीतर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो इस देश के रईस और कॉर्पोरेट की है, अगर आप उसको निकाल दीजिएगा, उसको माइनस कर दीजिएगा, तो यह स्थिति कोविड काल से पहले के ग्रोथ से भी नीचे चली जाएगी। यह इस देश का एक अनूठा सच है। तो आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर इस देश के भीतर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में चीजें तब्दील होती चली जा रही है तो क्या यह माना जाए सरकार ने खुद को कॉर्पोरेट में इसलिए तब्दील कर दिया है क्योंकि किसी कंपनी के तर्ज पर इस देश में वो सबसे ज्यादा टैक्स वसूली करती है जिससे उसका मुनाफा हो?
सबसे ज्यादा टैक्स वसूली इसी दौर में मिडिल क्लास से हो रही है, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है जो लगभग 22 लाख करोड़ का सिर्फ पेट्रोल डीजल पर है, यह दुनिया में कहीं नहीं है, यही कलेक्शन है। तो कोई कंपनी तो आप चला नहीं रहे हैं, आप तो देश चला रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली भी इसी दौर में जनता से ही हो रही है। इसी दौर में गवर्नेंस पर सबसे ज्यादा खर्च भी हो रहा है। इसी दौर में सबसे ज्यादा उन कानूनों को खत्म किया गया जो रिस्ट्रिक्शन डालते थे कॉर्पोरेट के सामने कि उनको लेकर कोई कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स का सवाल हो, लेबर राइट्स का सवाल हो, एग्रीकल्चर में किसानों के राइट्स का सवाल, उन सारे कानूनों को खत्म किया गया और कहा गया कि ये रिस्ट्रिक्शन डालते थे हमारे रिफॉर्म की सोच में। तो हम एक ऐसे प्रोसेस में देश को लाकर खड़ा कर चुके हैं जिसमें लगता ऐसा है कि देश में चलाने वाले भी क्या किसी कंपनी के तर्ज पर खुद को मान चुके हैं, और ये मानकर चल रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट की सोच मर गई। ये मानकर चल रहे हैं कि सवाल 5 साल का नहीं है, हम तो 50 साल रहेंगे। सवाल यह है कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में कंपनीज के डायरेक्टर और कंपनीज के सीईओ और कंपनीज के तमाम ऑफिसर्स के पास उनकी कमाई में कमी नहीं आनी चाहिए, नेटवर्थ बढ़ते चला जाना चाहिए। और नेटवर्थ बढ़ते बढ़ते का असर यह हुआ कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा इसी दौर में आ गया। 19-20 का जो उसने रिटर्न फाइल किया उसमें दिखलाता है कि 2000